स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मेंटोर पर। मैं नवाज सर फिर एक बार आपके सामने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें जीएस पेपर फर्स्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आज दिखाया जाएगा कि कैसे उसे मेंस आंसर राइटिंग में देखना है। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी के माध्यम से मेंस में पूछ लिया जाता है और अभ्यर्थी समझ नहीं पाते हैं कि उसका क्या मॉडल होना चाहिए और उसका उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए। तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए, जिसमें पिछली क्लासेस में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि डायरेक्ट चर्चा कीजिए, पूछे, स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए, तो सीधा सीधा उस प्रश्न का मतलब होता है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उसी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको मेंस आंसर राइटिंग में उतारनी है। तो अभी यहां पर देखिए 2014 का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक है, उसकी जो नगरीय आयोजन है और संस्कृति है, उसने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण यानी करंट में जो नगरीकरण है उसको कैसे प्रभावित किया है और उसको क्या इनपुट प्रदान करता है, इसके बारे में कह रहा है चर्चा कीजिए। तो ऐसे किसी भी प्रश्न में जहां डायरेक्ट पूछे चर्चा कीजिए, व्याख्या कीजिए, बताइए, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भूमिका लिखेंगे, भूमिका में डायरेक्ट फैक्ट डाल देंगे आईबीसी का, फिर उसके बाद मेन पार्ट पे आ जाएंगे जहां हमें यह बताना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नगर नियोजन प्रणाली थी वह किस प्रकार से आज भी फॉलो की जा रही है और कैसे आज भी वह एक आधार बना हुआ है नगरीकरण के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, एक नगरीय सभ्यता थी। फिर उसका जब निष्कर्ष लिखेंगे तो प्रामाणिकता के साथ सभ्यता की विशेषता को भी परिलक्षित करते हुए बताएंगे कि बिल्कुल सही है कि आज भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय आयोजन पद्धति अपनाई जा रही थी, आज भी शहरों में यह पद्धति विद्यमान है और अपनाई जा रही है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आपको जीएस पेपर फर्स्ट में प्राचीन भारत के इतिहास का एक अध्ययन अच्छा खासा हो जाना चाहिए, चाहे वो लूसेंट से हो गया हो या एनसीईआरटी से या फिर आपके शर्मा से हो गई हो, जो कि आपकी एक एथेंटिक बुक मानी जाती है। ऐसे में जब आपने एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन तैयार कर ली है तो आपको जरूरी है कि मेंस आंसर राइटिंग की कोशिश करना अब आप प्रारंभ कर दीजिए। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल हो सकता है वह आपका यही यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए डायरेक्ट फैक्ट इसमें डालेंगे क्योंकि क्या पूछा था, चर्चा। तो डायरेक्ट हम बताएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो तिथि है उसको कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा माना जाता है कि आज से 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक था। यानी कुल मिला जुला करके आज से लेकर के लगभग 5500 साल पहले यह सभ्यता विद्यमान थी और इस सभ्यता में इतनी उन्नत कौशल थी कि आज भी उनकी उन्नतशीलता से भारत ही नहीं बल्कि विश्व क्या हो रहा है, सीख रहा है। और आपने तो एक गाना भी सुना होगा, मनोज कुमार के फिल्म में फिल्माया गया था, सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। तो ये उस सभ्यता की बात थी जिसने पूरी दुनिया के सामने बताया कि और जितनी भी उस तत्कालीन समय की सभ्यता है उनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे अतुलनीय थी और अद्वितीय थी। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट ये पॉइंट डाल देंगे, फिर उसके बाद मेन पॉइंट पे आएंगे। मेन पॉइंट पे आने से पहले अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रश्न है वो सीधे कह रहा है किसके बारे में, इतनी सारी बातें की और लास्ट में कह दिया आपका नगरीकरण को निवेश कैसे प्रदान करता है। तो नगरीकरण के लिए इनपुट क्या होता है आप बताइए। आज आपके शहर में समस्याएं क्या क्या है, जल निकासी की समस्या है कि नहीं है, जरा सा मानसून आया, बारिश हुई, पूरा लखनऊ, पूरा दिल्ली, पूरा कलकत्ता क्या हो रहा है, बड़े बड़े शहर हैं डूब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल निकासी व्यवस्था नहीं सही है। आज भी बड़े बड़े नाले तो बना दिए गए हैं लेकिन उनकी साफ सफाई नहीं हो रही है। आज भी सड़कें का जो संजाल है वह समकोण पर कटता है। आज भी आप देख रहे हैं कि 2 मंजिला मकानें बनाई जा रही हैं लेकिन उनके दरवाजे खोल दिए जा रहे हैं सड़कों की तरफ, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था।
तो क्या ऐसे पॉइंट हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे और आज भी फॉलो किए जा रहे हैं? तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि एक दुर्ग इलाका था जहां संभ्रांत लोग, बड़े लोग रहते थे, और एक निचला शहर था जहां आम शहरी, आम लोग निवास करते थे, आम जनमानस। तो ऐसे में क्या आज भी ऐसा कोई प्रारूप भारत में दिखाई देता है? तो जब आप दिल्ली देखिएगा या फिर कोई राजधानी एरिया स्टेट का देखिएगा, तो जहां पे विधानसभा होगी, जहां राष्ट्रपति भवन और संसद है, वो क्या है, एक ऊंचे स्थान पे है, और पूरी आम दिल्ली कहां है, एक नीचे स्थान पर निवास करती है। तो रायसीना हिल पे जो रहते हैं वो संभ्रांत लोग हुए ना, राष्ट्रपति हुए, तो दुर्ग में रह रहे हैं, और आम जनमानस नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में रह रहा है। तो आज भी ये क्या है, इनपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि एक संभ्रांत लोगों का क्लास, फिर निचले शहर का पॉइंट, या फिर अगर इस दुर्ग को संभ्रांत लोग ना कह के मैं ये कह दूं कि कुछ ऐसे स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां बहुत ज्यादा हायर डेवलपमेंट हुआ होता है, सिक्योरिटी हाई होती है। जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ का जो विधानसभा का एरिया है, जहां मुख्यमंत्री का निवास है, या फिर पटना में आप रहते हो, वहां पर मुख्यमंत्री के आसपास और विधानसभा के आसपास का एरिया हाईली प्रोटेक्टेड माना जाता है कि नहीं माना जाता है, पूरी फोर्स लगी होती है, तो ये दुर्ग और छावनी की तरफ परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वहां कौन, मंत्री वगैरह लोग रह रहे हैं। लेकिन आम जनमानस जहां रह रही है वहां पूरा एकदम संग्रिड होगी, पूरा जाल बना होगा, गली पे गली होंगी, घर होंगे। तो ये सारी पद्धति आज भी फॉलो की जा रही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जितनी भी नगर नियोजन प्रणाली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वह जाल पर आधारित थी, यानी उसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, यानी एक सड़क ऐसे आ रही है तो दूसरी सड़क उसके जस्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल कटते हुए जाती थी। तो ये क्या कर रही है, 90 डिग्री का आपका कोण बनाती थी। इस वजह से क्या होता था, इन एरियाज में आपस में आने जाने में आसानी होती थी। सोचिए अगर रास्ते इस प्रकार से हों, ऐसे हों, फिर ऐसे हों, तो कितनी संभावना होगी एक्सीडेंट की, लड़ने की। इस वजह से आपने जितनी भी सड़कें देखी होंगी, अपने चौराहों को ध्यान में दिखा लीजिए और बताइए कि कई चौराहे क्या हैं, चारों तरफ से सड़कें आकर के मिल रही हैं, और यहाँ रेड लाइट एरिया होता है, ठीक है, चारों तरफ से सड़कें आ रही हैं। तो ये जो पॉइंट आज आप अपने शहर में देख रहे हैं, ये आज से 6000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में फॉलो किए जाते थे, जिसका इनपुट आज भी हमें मिल रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है जल निकासी व्यवस्था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सड़कें थी ना, उन सड़कों के किनारे किनारे बड़े बड़े नाले हुआ करते थे, और उन नालों पर स्लीपर ढालने की कला उनको उसी वक्त पता थी, आज से 6000 साल पहले। और न सिर्फ स्लीपर ढलता था, बल्कि उन स्लीपरों पे क्या था, मैनहोल बना हुआ था, यानी आवश्यकता पड़ने पर उन मैनहोल से आदमी अंदर जाएगा और वहां का जितना जल जमावड़ा है, जितने कचरे हैं, उनको निकाल करके आसानी से साफ करके जल निकासी व्यवस्था को बेहतर रखा जाता था। तो क्या ये पॉइंट आज भी आप नहीं देख रहे हैं भारत में? आज ये व्यवस्था नहीं चल रही है। आज भी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में या बहुत बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यह प्रथा आज भी विद्यमान है, जहां पे हम देखते हैं कि क्या है, सड़कों के किनारे नाले बने हुए हैं और नालों पर स्लीपर ढला हुआ है तथा मैनहोल पाया जाता है। तो एक ये चीज हमने सिंधु घाटी सभ्यता से सीखी है, ठीक है। फिर उसके बाद है 2 मंजिला इमारतें और कुएं। आज भी आप देख रहे हैं 2 मंजिला इमारतें बनाने का प्रचलन चल रहा है। आज भी बड़े बड़े शहरों में 2 मंजिला 3 मंजिला मकानें बन रही हैं। तो ये चीजें भी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीखी हैं। फिर उसके बाद जगह जगह कुओं का निर्माण, आज पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाई जा रही है, यह भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की देन है। पक्की ईंटों का प्रयोग ताकि मकान ठोस बन सके, उनकी बुनियाद मजबूत हो सके, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी आज तक चलते चला आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने वर्तमान नगरीकरण को इतने सारे इनपुट दिए हैं जो आज भी विद्यमान है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में काफी आसानी महसूस करेंगे। अब
क्योंकि लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि आंसर राइटिंग की जो सबसे बड़ी समस्या होती है एस्पिरेंट्स की, उसको सॉल्व किया जा सके। तो बने रहिए द मेंटोर चैनल पे, नवाज सर के साथ देखते रहिए डेली आंसर राइटिंग की प्रोग्राम। जय हिंद।